स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काइज प्रिपरेशन हब पर। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का जो हिस्ट्री है उसका 2023 का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 2023 का जितना भी लेक्चर होगा हिस्ट्री का तो उसको आप लोग क्या करते हैं कि बार बार रिपीट करके आप उसको देखते रहेंगे, क्योंकि उसका व्याख्यात्मक फल है, उसमें आपको बहुत सारा सिलेबस की चीज मिलेगी। और ये जो 2024 का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका हिस्ट्री चलेगा साथ साथ, और ये बिल्कुल व्याख्यात्मक रूप से ये चलेगा। और ये क्लास 12 का जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए तो ये पूरा सफिशियंट होगा, तभी हम ये लेक्चर बना रहे हैं। लेकिन साथ साथ आप लोग जो हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ये इम्पोर्टेंट होगा। तो इसलिए आप उसको थोड़ा पढ़ कर देखेंगे, क्योंकि देश में बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, उसको हमने भी देखा है और देखते भी है। लेकिन आप उसको थोड़ा देखेंगे, इसमें आपको सफिशियंट आपको कंटेंट मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करने के पहले हम खुदा आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही वीडियो जाए पहला काम कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए इसमें जो है बिल्कुल है 2023 की तरह आप देखिएगा तो 100 इसमें 100 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। और 50 क्वेश्चन का आप यकीन मानिए, यदि आप 5 साल का जो हमारा टारगेट है कि हर सब्जेक्ट में हम आपको जो PYQ है उसको व्याख्यात्मक रूप से पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाएंगे। तो आप यकीन मानिए कि आपका जो सिलेबस है वो भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा और कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। जब आप इसको देखेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो फिर ये आपकी गलती होगी। एग्जाम के बाद आप लौटेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हमने ऐसा एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, हर क्वेश्चन को हमने पढ़ाया। और उसके बाद 30 जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा वेरी शॉर्ट रहेगा, और 8 आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग 100 मार्क्स का ये हमारा टोटल जो है होगा। और 3 घंटा 15 मिनट आप देख रहे हैं कि आपको 3 आवर्स 15 मिनट्स का आपका टाइम रहेगा। तो अब चलिए इसको 1 से 50 तक आपका OMR शीट पर ही करना है। तो आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर सेक्शन A में ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग उसको शुरू करेंगे। देखिए खंड A सेक्शन A वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। आपको 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। किसी भी 50 प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं, 1 से लेकर के 100 तक में। कोई जरूरी नहीं है कि आप सीरियल नंबर से 1 से लेकर के 150 तक बनाएं। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये जो गोला लगाने वाला जो बॉक्स होता है जिसमें आपका ABCD चारों ऑप्शन में से जो सही होगा उस गोला को क्या करना है कि ब्लू या ब्लैक पेन से आप उसको काला कर देना और शीट पर चिन्हित करना है। और ये प्रत्येक जो 50 क्वेश्चन आपका जो बनाएंगे वो आपका 1 नंबर का होगा। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शंस, 4 ऑप्शन रहेंगे। आउट ऑफ 50 only 1 is correct, उनमें से सिर्फ 1 करेक्ट रहेगा। आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस यदि 50 क्वेश्चंस आर टू बी आंसर्ड, 100 जो क्वेश्चन होंगे उसमें से ओनली 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यदि 50 क्वेश्चन, कोई भी 50 प्रश्न हो सकता है। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट। आप जो ऑप्शन ABCD में से सेलेक्ट करेंगे
उसको OMR शीट पर जो आपका ऑप्शन होगा उस डॉलर को आप ब्लू या ब्लैक पेन से आप कलर करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर ये जो है आपका पहला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। संसद किस धातु से बना सिक्का था? 4 ऑप्शन है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल। ये संसद है एक सिक्का है और इस सिक्का के बारे में बताना है कि यह किस धातु से बना हुआ था। इंग्लिश मीडियम को देखिए, संसद कॉइन वाज मेड ऑफ व्हिच मेटल? संसद जो कॉइन था वह किस मेटल से बना हुआ था? 4 ऑप्शन है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रास। इस चारों में से कौन सा मेटल है जिससे ये संसद है कॉइन जो है आपका बना हुआ था? तो ये जो है संसद कॉइन जो है ये, इसको सबसे पहले आप ध्यान लीजिए, ये जो कॉइन है इसको इशू कब किया गया? तो संसद में आपको कॉइन आपको मुगल पीरियड में इसको क्या किया गया था, इशू किया गया था। तो हम इसको एक लाइन इसमें कॉन्सेप्ट में लिख ले सकते हैं कि संसद कॉइन, संसद है कॉइन was issued during the Mughal period। ये अब मुगल पीरियड की यदि हम बात करें तो मुगल पीरियड कब से कब तक स्टार्ट होता है? तो आपको पता है कि जो दिल्ली सल्तनत था, उसी दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम जो शासक था, इम्पेरर था, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, उसको बाबर जो है क्या करता है कि पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की प्रथम युद्ध में आपको क्या करता है कि 1526 AD को इसको पराजित कर देता है और मुगल जो डायनास्टी है उसके उसका जो शासन है उसको एस्टैब्लिश करता है दिल्ली में। तो दिल्ली सल्तनत आपका समाप्त हो जाता है। वो लास्ट जो इम्पेरर है दिल्ली सल्तनत का, उसका नाम है इब्राहिम लोधी और उसे बाबर 1526 AD में क्या करता है कि उसे पराजित कर देता है, डिफीट कर देता है किसको? इब्राहिम लोधी को। और उसके बाद मुगल डायनास्टी जो है, मुगल वंश की स्थापना करता है, मुगल डायनास्टी को एस्टेब्लिश करता है इंडिया में। और ये जो है ये लगभग इसी मुगल जो डायनास्टी है इसकी यदि बात किया जाए तो लास्ट जो है 1857 AD में जाकर के ये समाप्त होता है। लेकिन ऐसे हम लोग मुगल पीरियड को पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कि बहुत सारे बाद में निकम्मे टाइप के इसके जो किंग है, जो इम्पेरर है, शासक है, वो निकम्मे टाइप के आते हैं। और शुरू में जो है बाबर है, बाबर के बाद आपको उसका जो बेटा है हुमायूं, वो आपको किंग बनता है, बादशाह बनता है, क्योंकि इनकी जो उपाधि थी, इनका जो उपाधि था, इनका जो टाइटल था, मुगल किंग जितने भी थे उनके जो टाइटल थे मुगल इम्पेरर्स के, तो उस वो टाइटल आपको बादशाह का था। तो और इसके पहले वाले को बोला जाता था सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के जो भी इम्पेरर थे उनको सुल्तान बोला जाता था। तो अंतिम जो सुल्तान था वो इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 में बाबर उसको क्या करता है, उसको पराजित कर देता है और दिल्ली पर वो यानी हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेता है और हिंदुस्तान का बादशाह हो जाता है। तो बादशाह का जो पोस्ट है, इसके जितने भी इम्पेरर होते हैं अपने आप को बादशाह कर देगा। तो फिर बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद उसका बेटा आपको अकबर आता है, अकबर के बाद जहांगीर आता है, जहांगीर के बाद शाहजहां, उसके बाद फिर औरंगजेब आता है और औरंगजेब के बाद आपको बहादुर शाह जफर से लेकर के
आपको मोहम्मद शाह प्रथम आता है, और वहां से लेकर के अंतिम जो आप देखेंगे बहादुर शाह जफर तक। तो आगे चल करके बहुत जो है कमजोर मुगल बादशाह जो है हिंदुस्तान में बच जाते हैं। यदि बाबर ये औरंगजेब की जो डेथ होती है 1707 1707 ईस्वी को, तो आप समझिए कि 1707 के बाद जितने भी आपको मुगल इंपेरर होते हैं सबके सब एक तरफ से आपको वीक टाइप के होते हैं, वीक मुगल इंपेरर होते हैं। तो जो मुगल पीरियड का सेंस है कि जो स्ट्रॉन्ग मुगल आपको इंपेरर है, जो मजबूत मुगल शासक है, वही इस क्वाइन को क्या करता है, और अकबर के समय में ये जो क्वाइन है इसको चालू किया जाता है। और ये जो है ये गोल्ड का, ये क्वाइन का गोल्ड का बना हुआ है। तो गोल्ड पर हम टिक लगा देंगे, गोल्ड पर टिक लगा देंगे। हिंदी मीडियम वाले अपना ये सोना पर टिक लगा देंगे। तो यहाँ हिंदी मीडियम वाले अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे कि संसद मुगल शासक के द्वारा चलाया गया सोने का सिक्का। इस तरह से आपको संसद का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपका क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी? मुगल पेंटिंग वाज एट इट्स पीक ड्यूरिंग व्हिच टाइम? इसमें बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, चार यहाँ पर आप देख रहे हैं मुगल इंपेरर का नाम आ रहा है। और मुगल इंपेरर में आपको ये पेंटिंग पर क्वेश्चन है, ये चित्रकला पर, या कि कौन सा वो, क्योंकि बाबर जो है वो उसको बहुत ज़्यादा इंडिया में टाइम नहीं मिला था। वो 1526 में बाबर को आप देखिएगा तो बाबर जो है ये 1526 में वो मुगल डायनास्टी को एस्टेब्लिश करता है इंडिया में। और ओनली 4 इयर्स 1530 1530 AD यानी 1530 ईस्वी, ओनली आफ्टर 4 इयर्स 4 साल के बाद क्या होता है कि इसका डेथ हो जाता है। तो इसको बहुत ज़्यादा, और ये जो 4 साल का समय है इसमें आपको कई युद्ध इसको लड़ने पड़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो ये मुगल जो इंपेरर है उसको एस्टेब्लिश करता है, तो वो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ता है, उसके बाद बैटल ऑफ घाघरा, उसके बाद आपको बैटल ऑफ चंदेरी। तो इस तरह से चंदेरी, घाघरा, पानीपत ये सब मिला करके 4 आपको वार जो है लड़ना पड़ता है बाबर को, यहाँ पर मुगल डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये लड़ता ही रह गया, इसलिए बाबर को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला कि वह हिंदुस्तान में किसी भी आपको किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कुछ कर सके। लेकिन बाबर के बाद जब उसका बेटा हुमायूं यहाँ का किंग बनता है, तो हुमायूं जो है उसका जो टाइम पीरियड है 2 पार्ट्स में बढ़ जाता है। तो शुरू में वो जब बादशाह बनता है तो शेर शाह उसको आपको विग्राम का जो फाइट होता है उसको डिफीट कर देता है, पराजित कर देता है। उसके बाद ईरान भाग जाता है हुमायूं। और उसी समय आपको 1542 में उसका जो सन है जिसका नाम है अकबर द ग्रेट, उसका जो है जन्म होता है। और जब जन्म होता है तो उस समय हुमायूं जो है अकबर के साथ नहीं रहता, वो ईरान में रहता है। सिया शासक इनके ईरान का एक सिया शासक है, सिया किंग है, उसी के दरबार में ये रहता है। और बाद में जब शेर शाह सूरी का डेथ हो जाता है तो उसके बाद एक कमजोर जो है आपको सूरी वंश का अफगान इंपेरर रहता है जिसका नाम है सिकंदर शाह सूरी। और उसी के समय फिर जो है हुमायूं
इंडिया में आता है और अटैक करता है। सिकंदर शाह जो है उसका जो आपका कमांडर इन चीफ है जिसका नाम है हेमू, उस हेमू को डिफीट करके और उसके बाद अगेन जो है वो किंग बन जाता है यहाँ का हुमायूं। तो हुमायूं की भागता रहा जीवन भर और उसके बाद वो बहुत जल्दी मर भी जाता है। 55 में क्या होता है कि वो अटैक करता है अपना अगेन अटैक करता है सिकंदर शाह पर और उसके बाद फिर जो है वो दीन पनाह एक लाइब्रेरी है दिल्ली में, उसी के सीढ़ी पर से जब उतर रहा था तो उसको अजान की आवाज सुनाई दिया और उसी समय क्या हुआ वह थोड़ा तेजी में उतरने का कोशिश किया और हुमायूं सीढ़ी से गिरकर मर गए। तो हुमायूं को बहुत लंबा समय नहीं मिला और उसके बाद आया अकबर। तो अकबर को बहुत लंबा समय मिला क्योंकि अकबर जो है इसका जो टाइम पीरियड है ये आपको 1556 से लेकर के 1605 1556 ईस्वी से लेकर के और 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, इसका डेथ होता है। और इसका जो जन्म है वो कहाँ कब होता है 1542 ईस्वी में इसका जन्म होता है अकबर का। तो देखिए ये लगभग मोटा मोटी देखा जाए तो 50 इयर्स मुगल इम्पेयर रहता है। तो इसे एक लॉन्ग टाइम जो है मिलता है अकबर को इस हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में अपना ये बहुत कुछ करता है। तो देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो ये जो पेंटिंग है इसका चरमोत्कर्ष का बात हो रहा है, पीक का बात हो रहा है। तो पीक के बाद जब हम लोग तो अब तक जहांगीर पढ़ते आए हैं कि जहांगीर के पीरियड में आपको पेंटिंग जो था जो मुगल पेंटिंग था वो अपने पीक पर था, चोटी पर पहुंचा हुआ था। लेकिन अब आपका जो बिहार बोर्ड है वो अकबर को जस्टिफाई कर रहा है। तो फिर अकबर को क्यों कर रहा है तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके पीछे का रीजन आप समझिएगा कि अकबर का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा और लगभग 50 इयर्स तक जो है ये शासन करता है अकबर। और उतना लंबा समय तक हम समझते हैं कि आपको औरंगजेब जी शासन नहीं कर पाता है, अकबर को बहुत टाइम मिलता है इंडिया में कुछ करने के लिए। तो इस तरह से अकबर को क्यों माना जाता है कि इसका जो चित्रकला था अकबर के समय जो इंडिया में पेंटिंग्स था तो मुगल पेंटिंग्स था, मुगल पेंटिंग्स की बात है, मुगल चित्रकला ये आपको पीक पर था, चरमोत्कर्ष पर था। क्यों माना जाता है तो ये अकबर का हम पीक लगा ही लेंगे अकबर को, लेकिन इसके पीछे का आप रीजन जानिए। ये अकबर के समय के कुछ पेंटर्स के नाम यहाँ पर आ रहे हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके रीजन में दसवंत बसावन केसु, देखिए दसवंत उसके बाद आपका आ गया बसावन, उसके बाद आ गया आपका केसु और बिहार का गया तो बाबर के समय ही ये हुमायूं के साथ आया था बिहार जिसको पूर्व का राफेल कहा जाता था। और केसु के बाद में और भी देखिएगा तो आपको मीर सैयद अली और अब्दुल समद भी था। मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, ये सब अकबर के द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के जो दरबार थे उस समय अकबर के दरबार में ये सब पेंटर्स थे। और आप एक चीज समझ लीजिए कि मीर सैयद अली जो है वो हमजा नामा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हमजा नामा के लिए ये मीर सैयद अली क्यों फेमस है? हमजा नामा, जिससे हमजा नामा से आपको क्वेश्चन पूछता है। हमजा नामा, ये हमजा नामा जो है, हमजा नामा जो है ये मीर सैयद अली तैयार किया था। और ये हमजा नामा है क्या? तो हमजा नामा एक एल्बम है
ये आपको पेंटिंग्स का, मुगल पेंटिंग्स का एल्बम है जो मीर सैयद अली बनाया था। और ये जो है हजरत मोहम्मद से जुड़ा हुआ, मोहम्मद साहब से जुड़ा हुआ, यानी हजरत मोहम्मद से रिलेटेड जो भी उनके परिवार के मेंबर है या उनसे, उनके जीवन से जुड़ी हुई जितने भी आपको इंसिडेंट्स है, घटनाएं हैं, उन सभी घटनाओं को एक पेंटिंग्स के रूप में जो है क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है मीर सैयद अली। और उस पेंटिंग का नाम हमजानामा है। तो हमजानामा एक क्या है, हमजानामा इस एक आप कह सकते हैं ए टाइप ऑफ मुगल पेंटिंग रिलेटेड विथ द इंसिडेंट्स ऑफ हजरत मोहम्मद, यानी हम कह सकते हैं कि हजरत मोहम्मद के जीवन से जुड़ी घटनाओं से संबंधित एक क्या है, चित्रों की एल्बम है। और उस एल्बम को मीर सैयद अली ने बनाया था। और ये अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में मीर सैयद अली था। और शायद इसी कारण से हम समझ सकते हैं कि मुगल चित्रकला का जो चरमोत्कर्ष पीक है, यानी सबसे हाई लेवल पर जो मुगल पेंटिंग है, उसको बिहार बोर्ड ने माना है आपको अकबर को। लेकिन अगर आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, आपने इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर किए हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें अकबर नहीं तो आप जहांगीर को ठीक मानेंगे, क्योंकि जहांगीर के समय में भी आपको बहुत ज्यादा डेवलप किया था आपको मुगल पेंटिंग। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो मुगल पेंटिंग है, इसको हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में देखा और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट भी देखा। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर देखिए, आप देखते हैं कहाँ तक जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बनाने के बाद थोड़ा टाइम लगता है। अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? 4 हिस्टोरियंस का नाम आ रहा है। एक है फरिश्ता, एक है बदायूनी, एक है मुल्ला दाऊद और एक है इब्न बतूता। विच हिस्टोरियन, ये सभी के सभी हिस्टोरियंस है। आपको कह सकते हैं कि मेडिएवल पीरियड के ये सब हिस्टोरियंस है। मेडिएवल पीरियड को 2 पार्ट्स में हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। एक जो पार्ट होता है वो हमारा दिल्ली सल्तनत का होता है। देखिए मुगल, इसको समझना होगा कि हमारा जो मेडिएवल हिस्ट्री है, इसको हम लोग मेनली क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में बांट करके पढ़ते हैं। एक हमारा आपका एक हमारा है दिल्ली सल्तनत और एक हमारा है मुगल पीरियड। तो इसमें दिल्ली सल्तनत में 1206 ईस्वी से लेकर के और ये 1526 ये जब बाबर अटैक करता है, इब्राहिम लोदी को जब उसको पराजित करता है और उसके बाद मुगल जो डायनेस्टी है उसको एस्टैब्लिश करता है, तो ये लगभग मानिए कि 320 साल के आसपास हो जाता है। तो लगभग 320 वर्ष का जो हिस्ट्री है दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं। तो ये भी मेडिएवल हिस्ट्री में का आपको आता है, प्री मेडिएवल हिस्ट्री को आप बोल सकते हैं। और ये जो है आपको पोस्ट मेडिएवल हिस्ट्री में हम मुगल पीरियड को ले सकते हैं। तो पोस्ट में याद आएगा 1526 से ये बाबर ने एस्टैब्लिश किया और सबसे लास्ट में जो बहादुर शाह जफर है वो एडी तक का इसको ले सकते हैं। तो 1857 का जो रिवॉल्ट होता है, लेकिन इसको मॉडर्न हिस्ट्री में लोग पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस के बीच में इस पर थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है, विवाद है, ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर हम जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका स्टार्टिंग हम कब से माने। कोई कहता है कि बाबर के मरने के बाद औरंगजेब 1707 में मरा, तो 1707 में मान लेता है कुछ हिस्टोरियंस की भाई ये जो मेडिएवल हिस्ट्री है उसका टाइम समाप्त हो रहा है। और कुछ जो है 1717 से 57 में जो क्लासिकल फाइट होता है, तो उस पर क्या होता है कि अंग्रेज जो है एज ए गवर्नर के पोस्ट पर जो है वो बंगाल में एस्टैब्लिश होता है पहली बार। और इसलिए कुछ हिस्टोरियंस 1757 को मानता है और कुछ जो है बैटल ऑफ बक्सर को मानता है जो 1764 में 1764 ईस्वी में हुआ था।
तो हिस्टोरियंस के बीच ये थोड़ा सा आपको कंट्राडिक्शन है, विवाद है, उस पर अभी तक एक मत नहीं हो पाया है कि हाँ आखिर हम कब से मॉडर्न हिस्ट्री का हम स्टार्टिंग माने, लेकिन आएगा टर्म तो इसको हम आपके लिए क्लियर कर देंगे। तो इसमें आप ये मान के चलिएगा कि ये तो अकबर के समकालीन की बात हो रही है, तो मेडिएवल हिस्ट्री में इसमें कुछ दिल्ली सल्तनत के भी हिस्टोरियन है और मुगल पीरियड के भी हिस्टोरियंस है। तो इसमें अकबर के समय की बात हो रही है, तो अकबर के समय अपने से इब्न बतूता की बात कीजिए। तो ये मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इब्न बतूता has come in the court of मुहम्मद बिन तुगलक, यानी मुहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आया था इब्न बतूता। ये आपको रेहला लिखा था। इब्न बतूता का जो आप कह सकते हैं इसका जो लिटरेचर है, हिस्ट्री है, यात्रा वृत्तांत कह सकते हैं इसको, उसका नाम रेहला है। ये रेहला लिखा था इब्न बतूता। और ये किसके कोर्ट में आया था? मुहम्मद बिन तुगलक। इंग्लिश मीडियम वाले आप लिख सकते हैं किसी को मुहम्मद बिन तुगलक, इसको लिखना नाम है, कोई जरूरी नहीं है। और उसके बाद देखिएगा तो आप फरिश्ता की बात हो रही है, तो फरिश्ता जो है ये आपको इसमें डेक्कन सुल्तान, ये डेक्कन सुल्तान के कोर्ट में आया था। डेक्कन यानी आप कह सकते हैं कि साउथ इंडिया का जो पार्ट है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का जो बॉर्डर वाला जो पार्ट है, वहां पर ये फरिश्ता आया था और ये पर्शियन हिस्टोरियंस था। और उसके बाद आपका जो मुल्ला दाऊद है, तो मुल्ला दाऊद आपको सूफी पोएट है, 14th सेंचुरी में आता है। मुल्ला दाऊद के बारे में जान लीजिए, ये सूफी पोएट है। सूफी पोएट का मतलब हो गया सूफी कवि है, सूफी ये कवि है। तो आप समझिए कि जिस तरह से आप देखिएगा कि तो इंडिया में जो सनातन रिलीजन है, सनातन रिलीजन में भी आपको क्या होगा कि भक्ति मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे उसमें। तो भक्ति मूवमेंट में क्या हो गया कि इसी धर्म से निकल करके बहुत सारे सेंट पैदा हुए, जैसे रामदास हो गए, उसके बाद आपको कबीर हो गए, आपको गुरु नानक हो गए। तो ये सब क्या थे? भक्ति सेंट थे। तो उसी तरह से इस्लाम में जो हम कह सकते हैं कि जो कट्टरता था, जो रिजिडनेस था, तो उसकी रिजिडिटी के खिलाफ में भी कुछ जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे पढ़े लिखे, उन लोगों ने क्या किया, उनको अपोज किया। और जिन लोगों ने अपोज किया उसी को सूफी कहा जाता है। ये थोड़ा नरम दिल के होते थे, और ये जो है सूफी जो होते थे, इनका नाम आप जैसे देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जो दरगाह है ये खानगाह में रहते थे, ये आपको अजमेर शरीफ में है। तो आप देखेंगे कि वहाँ किसी भी धर्म के लोग जाकर के चादर पोशी करते हैं। तो ये नरम स्वभाव के होते थे ये सूफी लोग। तो ये सूफी पोएट था मुल्ला दाऊद। तो ये आपको सूफी पोएट था, और ये 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी, 14th सेंचुरी में ये भारत आया था। और ये भी तुगलक है, तुगलक डायनास्टी, तुगलक वंश में फिरोज तुगलक का ये टेम्पोररी था। फिरोज तुगलक, एफटी शॉर्ट में एफटी बोलते हैं। फिरोज तुगलक का जो कोर्ट है उसमें ये सूफी पोएट बनता था जिसका नाम है मुल्ला दाऊद। तो अब इब्न बतूता हो गया, मुहम्मद बिन तुगलक, फरिश्ता हो गया डेक्कन सल्तनत, और आपका मुल्ला दाऊद हो गया, ये सूफी पोएट है। और ये 14th सेंचुरी में आपको हिंदुस्तान आता है, और ये सूफी पोएट है। तो ये आपको 14th सेंचुरी में इंडिया में तुगलक डायनास्टी है। और आपको पता है कि बात ये जो लिखे हैं 1206 to 1526 है, तो इसमें आपको कई डायनास्टीज, कई वंश जो है इसमें शासन करते हैं। इसमें से पहला आपका गुलाम डायनास्टी है, जिसका एस्टैब्लिश आपको मोहम्मद गोरी का जो कमांडर इन चीफ है कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। उसके बारे में आएगा, पढ़ेंगे उसको डिटेल्स में। और उसी में आगे चल करके आपको
रजिया सुल्तान होती है, इल्तुतमिश होता है, और उसके बाद फिर आपको बलबन आता है, उसके बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश के बाद आपको सैयद वंश आता है, सैयद वंश के बाद आपको ये सॉरी तुगलक के बाद सैयद आता है, उसके बाद लोधी आता है। मतलब 5 डायनास्टी जो है तो ये 5 वंश इसमें शासन करते हैं। 1206 से 1526 एडी के बीच में जो दिल्ली सल्तनत का हिस्ट्री है उसमें आप देखेंगे कि दिल्ली पर 5 डायनास्टी 5 राजवंशों के जो किंग है वो शासन करते हैं। जबकि मुगल पीरियड को आप देखेंगे तो लगभग ये भी 300-350 वर्ष तक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक वंश के, एक सिंगल डायनास्टी के लोग ही इस पर शासन करते हैं, जो मुगल डायनास्टी के नाम से वो फेमस है। तो इस मुगल डायनास्टी में ही देखिएगा तो अकबर का जो टेम्पोरेरी है उसका नाम है बदायूं। इसका जो दरबारी इतिहासकार है उसका क्या नाम है, बदायूं। ये आंसर हमारा सही है। कलर चेंज कर दीजिए, ये वाला बदायूं वाला आंसर हमारा ये वाला सही है। अब बदायूं के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। बदायूं, ये बदायूं जो देख रहे हैं ये बड़ा फेमस हिस्टोरियंस है, और इसका ये इंडिया में इसका जन्म हुआ था। बदायूं में इसका जन्म हुआ था। इसका जो जन्म हो रहा है वो इंडिया में ही हो रहा है, और इंडिया में इसका जन्म आपको बदायूं में हो रहा है 1540 एडी को। प्रोबेबली यही है 1500, हाँ ठीक, तो 1562 ये बदायूं 1540 नहीं सही है, ये 1540 ईस्वी में इसका जो जन्म है वो कहाँ हो रहा है, बदायूं में हो रहा है। बदायूं उत्तर प्रदेश में है। बदायूं एक पार्लियामेंट्री आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, जो संभवतः यहाँ से कभी शरद यादव यहाँ के एमपी हुआ करते थे। तो बदायूं जो है में इसका जन्म हुआ था, इसका बदायूंनी का, और ये 1615 एडी में इसका डेथ हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप अकबर का टाइम पीरियड आप देखिए, अकबर का टाइम पीरियड क्या है, अकबर का टाइम पीरियड क्या है, ये 1542 एडी में इसका क्या होता है, बर्थ होता है, जन्म होता है, जन्म होता है। उसके बाद 1556 एडी में ये क्या बनता है, ये बादशाह बनता है, बादशाह बनता है 1556 में, और 1605 एडी में इसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 50 ईयर्स के लगभग ये शासन करता है। तो देखिए 1542 में इसका जन्म हो रहा है, और बदायूं का जन्म हो रहा है 1540 में, और 1605 एडी में अकबर की का डेथ हो रहा है, और 1615 में आपको बदायूं का डेथ हो रहा है। तो ये बिल्कुल कंफर्म है कि बदायूं जो है अकबर का समकालीन था, which historians were contemporary, यानी ये हम कह सकते हैं कि बदायूं was the contemporary historians to अकबर, यानी अकबर का जो contemporary historians है उसका नाम बदायूं है। और बदायूं में भी आपको ये आगरा में इसका डेट होता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दिखता है जिसका नाम है रज्मनामा। इसका जो रचना है इसका नाम है रज्मनामा। ये रज्मनामा सो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा इसको। ये इंटर वाले जो स्टूडेंट्स है तो उनके लिए तो है ही, लेकिन जो हायर एजुकेशन में जो सिविल सर्विसेज वगैरह का एप्लीकेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हु हैज रिटेन द रज्मनामा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रज्मनामा आखिर है क्या, तो ये इसमें इसने रामायण और महाभारत
रामायण और महाभारत का ये अनुवाद करता है, इसको ट्रांसलेट करता है रामायण और महाभारत को, जो संस्कृत में है। या हम समझ सकते हैं कि रामायण को शायद आपको मगधी, कौन सा भाषा था वो, जिस भाषा में मगधी भाषा था सर, तो वो, और महाभारत संस्कृत भाषा में है, तो इसको ट्रांसलेट करता है। और ट्रांसलेट करके जो बुक लिखता है उस बुक का नाम है रत्ननामा। और ये रत्ननामा जो है रामायण और महाभारत का अनुवाद है, पूरी तरह से उसका ट्रांसलेटेड बुक है। और ये बहुत बड़ा, हम कह सकते हैं कि इसकी ये आपको ये कृति है। तो इस तरह से बदायूं से रिलेटेड और जो इम्पोर्टेंट चीज था उसका हमने चर्चा कर लिया। और इससे ज़्यादा इसमें आपको कुछ जानना भी नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि अकबर का समकालीन इतिहास कौन था, तो बदायूं। उसके बाद चलिए 4th नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तबकाते अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल, उसके बाद फरिश्ता, उसके बाद निजामुद्दीन अहमद, और यहाँ पर बर्नी लिखा हुआ है, बर्नी। कुछ कंपोजिशन इस तबकात ए अकबरी, अबुल फजल, फरिश्ता, निजामुद्दीन अहमद, और ये क्या है, बर्नी। ये बर्नी बरन का निवासी था, बरन उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। तो इस तरह से तबकाते अकबरी किसकी रचना है? 4th क्वेश्चन है। तो आप ये जान लीजिए, ये जो तबकाते अकबरी है वह निजामुद्दीन अहमद का है। निजामुद्दीन अहमद की रचना है तबकाते अकबरी। तबकाते अकबरी जो देख रहे हैं, ये किसकी रचना है? तबकाते अकबरी जो है ये निजामुद्दीन अहमद की रचना। और इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? इसमें आपको मुगल पीरियड के 38 इयर्स का हिस्ट्री लिखा है। ये जो तबकाते अकबरी है, इसमें हिस्ट्री ऑफ मुगल पीरियड 38 इयर्स, इसका ध्यान में रखिए। ये मुगल वंश का, यानी मुगल काल के 38 वर्षों का इतिहास है। और ये चीज आपको ध्यान में नहीं रखना है। और भी क्योंकि अबुल फजल है, तो अबुल फजल जो लिखता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, जिसका नाम अगर आप जानेंगे तो बहुत ही फेमस चीज लिखता है अबुल फजल। और अबुल फजल जो लिखता है, इसके रचना का नाम आपको अकबरनामा है। अकबरनामा, ये अबुल फजल क्या लिखता है? ये अकबरनामा लिखता है। अकबरनामा में एक तरह से देखिएगा तो ये अकबर का जो पूरा जो जीवन काल है, उसका जो लाइफ पीरियड है, हम कह सकते हैं। तो पूरे अकबर के हिस्ट्री को उसने, अबुल फजल ने अपने पुस्तक अकबरनामा में लिखा। और इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, अकबर का शासन प्रणाली था, उसके बारे में अबुल फजल ने इसमें आपको चर्चा किया। तो चूंकि ये दोनों जो था आपको अबुल फजल और निजामुद्दीन अहमद, तो ये अकबर से रिलेटेड था, इसलिए इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। फरिश्ता और बर्नी जो है, इसका जो रिलेशन है वो आप देखिएगा, कुछ का है आपको दिल्ली सल्तनत से है, तो उससे जो रिलेटेड होगा, फरिश्ता का भी जो होगा उसके बारे में भी हम लोग ये पर्शियन हिस्टोरियंस था। और ये तो फरिश्ता के बारे में हम लोग पहले ही देख लिए कि दक्कन सल्तनत, पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि दक्कन के सल्तनत में ये आया था।
और उसके बाद आपका जो बरल है इसका जन्म यूपी में हुआ था। तो इस तरह से ढेर सारा इसमें कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? 1 नंबर में है ताजमहल, 2 नंबर में है लाल किला, 3 नंबर में है कुतुब मीनार और 4 नंबर में है हुमायूं का मकबरा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिल्ट बाय द मुगल्स? यानी यहाँ पर 4 प्रकार के आपको आर्किटेक्ट हम कह सकते हैं, स्थापत्य कला। तो 4 प्रकार का निर्माण कार्य यहाँ पर दिया गया है, और इस चारों में से कौन सा निर्माण कार्य है जिसका निर्माण मुगलों ने नहीं किया था, यानी मुगल पीरियड में जिसका निर्माण नहीं हुआ था? तो ताजमहल को हम जानते हैं कि ये अकबर का जो पोता है, अकबर का बेटा आपको जहांगीर है और उसका बेटा है शाहजहां। तो शाहजहां ये अपनी प्रिय पत्नी, जिसका नाम क्या है, मुमताज महल, किसी के मुमताज महल के क्या करता है कि मुमताज महल के याद में ही आपको ताजमहल बनाता है। तो ये मुगल पीरियड का ये आपको कंस्ट्रक्शन है, जो मुगल पीरियड का नहीं है सो बता रहा है। अब लाल किला अगर आप देखिएगा तो 2 लाल किला बना हुआ है, एक आगरा का लाल किला और एक दिल्ली का लाल किला। तो आगरा का जो लाल किला है इसको बनवाया है अकबर ने, और जो दिल्ली का लाल किला है उसको बनवाया है शाहजहां ने। तो ये 2 लाल किला, ये ध्यान दीजिएगा, एक आगरा में है और एक दिल्ली में, और दोनों लाल किला ये भी आपको मुगल पीरियड का है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिल्ट बाय द मुगल्स? नेक्स्ट आप हुमायूं का मकबरा देखते हैं। तो हुमायूं की जो हुमायूं टॉम्ब है, ये आपको हुमायूं की जो पत्नी है, हुमायूं की जो पत्नी है गुलबदर बेगम, तो उसने क्या किया है कि इसके टॉम्ब को बनवाया। तो ये भी मुगल पीरियड का, क्योंकि हुमायूं का है वो भी मुगल इम्पेरर है, लेकिन ये जो कुतुब मीनार है ये बहुत पहले बन जाता है। इसका निर्माण जो है मोहम्मद गोरी का जो कमांडर इन चीफ है, जिसका नाम है मोहम्मद, उसका नाम क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ये बनवाता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाता है। ये पूरी तरह से कुतुब मीनार को ये नहीं बनवा पाता है। ये कुतुब मीनार भी आपको दिल्ली में, और इसमें आपको एक सूफी थे उस समय जिनका नाम था, भी याद रखिएगा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मोहम्मद काफी। ये याद रखिएगा नाम, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मोहम्मद काकी, बख्तियार काकी भी शायद को बोला जाता था। तो इन्हीं के याद है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मोहम्मद गोरी, जो इसका मोहम्मद गोरी का क्या है, ये गुलाम है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का क्या है, गुलाम है। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि आपको
जो राज परिवार होते थे तो उसमें आपको राज सिंहासन पर बैठने के लिए बेटा जो है बाप की हत्या कर देता था, मर्डर कर देता था। और इसलिए जो राजा महाराजा होते थे वो किसी अनाथ को गोद लेकर के और उसको पालते पोसते थे, और वो पूरी तरह से अपने बाल बच्चा से ज़्यादा वो समझ सकते हैं कि फेथफुल होते थे। और वो समझिए कि बहुत ही ज़्यादा अपने माँ बाप से भी बढ़ के वो जो दास होते थे, जो गुलाम होते थे, स्लेव होते थे, वो ध्यान रखते थे अपने राजा का। तो इसलिए गुलाम का स्लेव सिस्टम उस समय चल रहा था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गोरी का क्या था, ये दास था। और ये दिल्ली का सुल्तान को कभी भी आपको उपाधि नहीं दिया। ये दिल्ली का सुल्तान बना लेकिन सुल्तान का उपाधि कभी नहीं लिया। ये अपने आप को ये मोहम्मद गोरी का दास कह करके ही ये अपने आप को पुकारता था। तो इस तरह से आप देखिएगा कि इसने ये कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट करवाया था। आपको 1192 में तराइन का जो सेकेंड है बैटल ऑफ तराइन होता है, उसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, वो उसमें हार जाता है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से। और उसके बाद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एस्टेब्लिश हो जाता है। और उसके बाद गुलाम हाउस को एस्टेब्लिश करता, स्थापना होता है। तो ये समझिए कि लगभग 1199 ईस्वी के आसपास, 1980 के आसपास इसका ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है। लेकिन 2 मंजिल 2 फ्लोर ही बनाया, तब तक इसकी क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई। और इसकी ठीक से बर्बाद नहीं पाया। तो फिर आगे जाकर के एक टीम होता है जिसका नाम है इल्तुतमिश। यही तो इल्तुतमिश है, इसी की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो इल्तुतमिश क्या करता है कि और भी 2 मंजिल उसमें बनवा देता है, 4 मंजिल हो जाता है। और उसमें थोड़ा और ठीक ढंग से ये इल्तुतमिश उसको बनवा देता है। क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद क्या होता है कि ये ठीक है इसने स्थापना किया था, लेकिन जो रियल फाउंडर है, जो वास्तविक संस्थापक है, वह इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश की हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, जब इल्तुतमिश आएगा तो उसमें डिटेल्स करेंगे आपको। तो ये बनाता है। उसके बाद फिर जो है कभी ठंडा की वजह से ये ऊपर वाला मंदिर जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो आगे जाकर के तो तुगलक वंश आता है। उसमें दिल्ली सल्तनत में एक शासक होता है जिसका नाम FP है, फिरोज तुगलक। तो वो उसका मरम्मत करता है, जो मंदिर ध्वस्त हुआ, फिरोज तुगलक। तो ये क्या करता है कि उसका मरम्मत करके ऊपर वाले मंदिर का और एक मंदिर और बनवा देता है। तो 5 मंदिर का ये आपको हो जाता है कौन सा, कुतुब मीनार। तो ये समझिए कि इसको दिल्ली सल्तनत के जो भी है, आप देखिए, चाहे आप कुतुबुद्दीन ऐबक को देखिए या इल्तुतमिश को देखिए या फिरोज तुगलक को देखिए, तो ये सबके सब दिल्ली सल्तनत पीरियड के ही आपको क्या है, शासक है। और इन लोगों ने मिल करके कुतुब मीनार को बनवाया था। और कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग है, ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सॉरी मोहम्मद काकी जो है, इसको बख्तियार कर लीजिएगा, ये यहीं पर डाउट आ रहा था। बख्त है बख्तियार काकी, बख्तियार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसी के मेमोरी में क्या किया था कि इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो ये निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार को आप सही कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 देखिए, आप इसको 5 क्वेश्चन मान करके आप लोग नहीं चलिएगा, क्योंकि इसमें आप सिलेबस को पढ़ रहे हैं। अब हमको बड़ा स्पीड में भागना होगा, तो आराम से क्या करेंगे कि अपना 1 घंटा में जाए पूरा 100 क्वेश्चन आपका टिक लगवा देंगे, लेकिन इससे आपका हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये 1 लाइन का क्वेश्चन, 1 लाइन का, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जगह का नाम पूछ रहा है कि वेयर वाज गुरु गोविंद सिंह बॉर्न, तो पटना।
ये पटना पर आप टिक लगा लीजिए। अपने पटना में ही आप देखिएगा कि जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वहां पर अभी के समय में गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है। और वहीं पर आपको गुरु गोविंद सिंह का यह जन्म हुआ था और इन्होंने एक वे चलाया था, एक पंथ चलाया था जिसका नाम है खालसा पंथ। खालसा पंथ को एस्टैब्लिश किया था गुरु गोविंद सिंह ने, खालसा पंथ का। और आप जानते हैं कि ये जो सिख है धर्म से ये रिलेटेड थे। सिख ऐसे लिखता है, सिख है इनका रिलीजन है और इनके कहा जाता है कि इनके 5 प्रकार का मतलब 5 प्रकार का मतलब 5 चीजें जो क से शुरू होता है। तो क से शुरू होने वाला क्या होगा? एक होगा केस, उसके बाद कंधा, उसके बाद गला, उसके बाद कृपाण, केस, कंधा, करा, कृपाण। इसमें कृपाण को कटार भी कर सकते हैं, जैसे कृपाण और कच्छा। ये 5 चीज हमने देखा। 5 चीज में देखिए, केस क से, कंधा क से, करा क से, कृपाण क से और कच्छा भी क से। यानी पांचों का पांचों क से है। आप देखिएगा, आप पंजाबी सबको, सिख वाला को केस रहेगा, कंघी अपने पास रखेगा, करा हाथ से जो करा पहनेगा, कृपाण एक तलवार कटाई रखेगा और कच्छा जरूर पहनेगा। तो ये जो है इनकी एक तरह से पहचान थी। और इसका जो गुरु गोविंद सिंह जिसने खालसा पंथ को एस्टैब्लिश किया था उसने, और इसका कह सकते हैं कि जो सिख है का संस्थापक, अगर इसके फाउंडर की बात अगर किया जाएगा तो इसका जो फाउंडर था, फाउंडर इसके कौन थे? फाउंडर इसके गुरु नानक देव थे। गुरु नानक इसके फाउंडर थे, गुरु नानक इसके फाउंडर थे। और ये 10th एंड लास्ट गुरु ऑफ सिक्स, यानी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद जो गुरु का ट्रेडिशन था वह सिख रिलीजन में समाप्त हो गया। तो इस तरह से आज हम लोग यहीं पर अपना 6 क्वेश्चन पर ही लेक्चर को समाप्त करेंगे और आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और अगर पूरा कॉन्सेप्ट छोड़ के चलने की बात आप लोग कहेंगे तो थोड़ा तेजी से खींचेंगे, और कॉन्सेप्ट लेकर अगर चलने के लिए कहेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे होगा, लेकिन हिस्ट्री का एक अच्छा समझ आपके पास विकसित हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग 2024 का यानी हिस्ट्री का दूसरे ईयर का 5 साल का जो पढ़ेंगे, इसमें दूसरे ईयर का हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इसको भी समाप्त करेंगे। और अदर सब्जेक्ट में हमारा ज्योग्राफी, आपका पॉलिटिकल साइंस, ये सब इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइंड मीडियम में चल रहा है। होम साइंस का भी चल रहा है। और लास्ट समय आएगा तब हम लोग एग्जाम के समय हिंदी और इंग्लिश को देखेंगे, क्योंकि वो आपका लैंग्वेज है, खुद भी पढ़िए, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है। तो इसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना है, टाइम कम रहने की वजह से इस तरह से लेके चलना आपके लिए सफिशिएंट है। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से पुनः आग्रह करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें।